8. जैसे ही कर्ण पिशाचनी ने समीर को उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, उसके शरीर को भी कुछ गोलियां भेद गई। इस बेवकूफ मोहित को लग रहा है कि ये मुझे गोलियों से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई मुझे न जानता हो तो समझ में आता है, लेकिन ये तो मेरी शक्तियां भी देख चुका है। अचानक गोलियों की बौछार से नाव हिली और समीर गंगा के पानी में गिर गया। नहीं, कर्ण पिशाचनी, बचाओ। ओ नहीं, ये तो गंगा में गिर गया। अब क्या करूं? पिछली बार जब मैं गंगा में उतरी थी तो मेरी शक्तियां चली गई थी। इस बार मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती। तैरने के लिए संघर्ष करते समीर के कर्ण पिशाचनी ने चेहरे को देखकर हार मान ली थी, लेकिन कर्ण पिशाचनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने हवा में उड़ान भरी और अपने बाल लंबे कर समीर के शरीर के चारों तरफ लपेट दिए। घबराओ मत समीर, मेरे बालों को कसकर पकड़ो, मैं तुम्हें तुरंत इलाज के लिए ले चलती हूँ। ठीक है कर्ण पिशाचनी, लेकिन मुझे मेरे फार्म हाउस ही ले चलो, किसी हॉस्पिटल नहीं। मेरे फार्म हाउस पर ही बहुत बड़ी डॉक्टर्स की टीम है। मैं नहीं चाहता मेरी इस हालत पर पब्लिक या मीडिया कोई खबर फैलाए। ठीक है समीर। कर्ण पिशाचनी बिना समय गवाए तेज रफ्तार से समीर को लेकर उसके फार्म हाउस की तरफ जाने लगी। कर्ण पिशाचनी, मुझे तो लगा था अब यह खून खराबा मेरा रूटीन बन जाएगा, लेकिन ये तो पहले दिन ही। दिल छोटा मत करो समीर, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। उसके बाद हम फिर से ऐसे नरसंहार करेंगे। कुछ ही देर में वो समीर के फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। फार्म हाउस जगमग कर रहा था। सिक्योरिटी और मेडिकल टीम्स हरकत में आती है। अंदर समीर को बेड पर ले जाया गया और डॉक्टर्स की एक टीम तुरंत उसका इलाज शुरू करती है। समीर का बेटा केशव फार्म हाउस में दौड़कर आता है। पापा, ये क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत किसने की? है कोई जिससे पुराना हिसाब चुकता करना है? तुम समीर का ख्याल रखो, मैं जल्द लौटूंगी। केशव कुछ और पूछने ही वाला था कि कर्ण पिशाचनी अपने दोनों हाथों से हवा में एक मुद्रा बनाई और एक पल में वहां से गायब हो गई। चांदनी रात का सन्नाटा अब भी वहीं था, लेकिन मोहित अब अपनी बाइक के पास छुपकर कर्ण पिशाचनी और समीर का इंतजार कर रहा था। तभी हवा में एक तेज आवाज होती है और कर्ण पिशाचनी सामने प्रकट होती है। आ गई तू, अब ये तेरी आखिरी रात होगी। मोहित राइफल का निशाना कर्ण पिशाचनी की तरफ साधने ही वाला था कि कर्ण पिशाचनी के एक इशारे में उसकी राइफल की नली मुड़ गई। वो हवा में उठकर मोहित पर झपटी। मोहित ने तेजी से बाइक चलाना शुरू किया, लेकिन कर्ण पिशाचनी के हाथों का एक जोर का वार उसके हेलमेट पर लगता है और उसने अपना संतुलन खो दिया। बाइक तेजी से घूमी और मोहित नीचे गिर गया। नहीं, मैं आज हार नहीं मान सकता। फाइनली, बहुत दौड़ाया तूने, और तू खुद शिकार होकर खुद को शिकारी क्यों समझता है? कर्ण पिशाचनी मोहित के पास आती है, लेकिन तभी एक और गोली चलती है। इस बार कर्ण पिशाचनी अपने हाथ से गोली को रोक लेती है। मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता, ये बात कब समझ में आएगी तुझे? एक पल में मोहित के आसपास का पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है। वहीं एक दूसरे आयाम में रात और गहरी हो चुकी थी। बूढ़ी औरत की झोपड़ी के अंदर तानी और कृष कुछ जख्मों पर मरहम लगाते लेकिन होशियार थे। भेड़ियों के जिस हमले को वो पहले आसानी से मात दे देती, इस बार तानी को उनसे जूझने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जंगल के अंधेरे में एक अजीब सी शांति थी जो किसी तूफान के आने से पहले की लग रही थी। झोपड़ी के छोटे से चिराग की रोशनी उनके थके मांदे चेहरों पर पड़ रही थी। तुम लोग कुछ खा लो, जब से आए हो तब से ना नींद ली है और ना ही तसल्ली से खाया है। नहीं दादी, धन्यवाद। अरे क्या नहीं नहीं, अब तो इस उम्र में भी 4 घी की मोटी रोटियां खा लेती हूँ। तुम दोनों तो फिर भी जवान हो, अरे शर्माओ मत। खा लेते हैं कृष, अब अम्मा इतने प्यार से कह रही हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी बिना खाए धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होता जाएगा और अचानक कोई खतरा आ गया तो हमें इन जैसे वॉरियर्स की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ,
इनके सामने तो बड़े बड़े निंजा मात खा जाएं। देखा नहीं किस तरह ये 2 बार बिना डिटेक्ट हुए हमारे पीछे तक आ गई। अगर ये जवान होती तो हमारा तो काम तमाम था। बढ़िया हूँ बेटा, बेवकूफ नहीं। सब समझ रही हूँ। तुम दोनों मेरा मजाक बना रहे हो ना? जब मेरी उम्र में आओगे तब पता चलेगा। तानी और कृष्ण ने उस बूढ़ी औरत का दिया हुआ खाना खाया। खाना सादा था, लेकिन भूख के मारे उन दोनों को वो खाना किसी 56 भोग प्रकार से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने दिए को कुछ ढककर उसकी रोशनी कम कर दी। तुम लोग अब सो जाओ, ये रात शांत है। सुबह को अपनी खोज पर निकलना। इस बार थोड़ी तैयारी के साथ जाना ताकि आगे दिक्कत ना हो। तैयारी तो हमारी है दादी, लेकिन आजकल तो जैसे खतरे हमारा पता पूछकर बैठे हैं। सावधान रहने के बाद भी कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है। क्रिश, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी लगता है कि हमारा यहाँ ज्यादा रुकना सुरक्षित नहीं है। ऊपर से ऐसा करने पर हम दादी की जान का रिस्क भी ले रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है, इसमें बेचारी दादी का क्या दोष। लेकिन अभी और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुछ ही देर में उन तीनों को नींद आ गई। हालांकि तानी और कृष की नींद किसी पहरा देते कुत्ते की तरह हो गई थी। जरा सी आहट पर वो उठ जाते थे। कोई यहाँ है? जो भी हो, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कृष्ण ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंधेरे में कुछ हथियार लिए साए दिखाई दिए। 4 आदमी तीखी छुरियां और लकड़ी का हथियार लिए झोपड़ी के आस-पास घूम रहे थे। हमें पता है तुम यहीं हो। तुम्हारे जैसे अनजाने लोग इस गांव में ज्यादा देर छुपे नहीं रह सकते। क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम्हें पता भी है तुम किससे उलझ रहे हो? तुम जैसे मुसाफिर सिर्फ शिकार के काम आते हैं, और ये बूढ़ी औरत तो वैसे भी हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन तुम दोनों, तुमसे हमें कुछ काम है। तानी ने कृष को इशारा किया और दोनों अपनी जगह संभल कर तैयार हो गए। पहला आदमी झोपड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला, कृष ने अपनी छुरी से एक जोर का वार किया। ये आदमी तो तेज निकला। अब मेरी बारी है। तानी और कृष का हर वार घातक था, लेकिन हमलावर भी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। एक आदमी ने झोपड़ी के पीछे से तानी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने तुरंत उसे चिताया। बचाओ, ये लोग पीछे भी आ रहे हैं। तानी! शुक्रिया दादी, ये अपनी शामत खुद बुला रहे हैं। जितनी जल्दी ये मेरे पास आएंगे उतनी जल्दी अपने होश गंवाएंगे। कृष एक हमलावर से लड़ाई करते करते पीछे की दीवार तक पहुंच गया, लेकिन उसकी नजर एक नई मुसीबत पर पड़ी। एक और हमलावर ने बूढ़ी औरत को पकड़ रखा था और उसकी गर्दन पर छुरी टिकाई हुई थी। रुको, अगर एक और कदम बढ़ाया तो ये बूढ़ी जिंदा नहीं बचेगी। छोड़ो उसे। तुम्हें क्या चाहिए? जो हम चाहते हैं वो यहाँ के खजाने के राज हैं। हमें पता है कि तुम लोग यहाँ किसी मकसद से आए हो। वो राज हमें दो और हम तुम सबको जिंदा छोड़ देंगे। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मालिक के पास ले चलेंगे, और जो मालिक के पास जाता है उसे भगवान के पास भेज दिया जाता है। राज, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ किसी खजाने के पीछे आए हैं? हमारी नजर से कोई नहीं बचा है। यूं ही अचानक कोई अनजान जगह पर तुम दोनों की तरह नहीं भटकेगा। अभी सिर्फ हमें और इस बुढ़िया को पता चला है, लेकिन धीरे धीरे सारा गांव जान जाएगा। अगर ऐसी नौबत नहीं लाना चाहती हो तो तुरंत हमारा काम मान लो। देखो भाई, तुम जो भी हो और तुम्हारा मालिक भी, हम अपनी मर्जी से यहाँ आए थे और अपनी मर्जी से ही यहाँ पर रहेंगे। तभी तानी की नजर एक जले हुए मशाल पर पड़ी। उसने कृष को इशारा किया और दोनों ने एक ही पल में अपना कदम उठाया। कृष की छुरी दल के मुखिया की कलाई में लगी और उसके हाथ से छुरी गिर गई। तानी के मशाल ने एक और हमलावर के कपड़ों को छू लिया, जो घबरा के पीछे हट गया। हैं? ये लोग तो ज्यादा ही तेज हैं, पीछे हटो। बाकी के अटैकर्स घबराकर जंगल की तरफ भागे। बूढ़ी औरत डर से कांप रही थी। तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। शायद तुम लोग यहाँ के आम लोगों के लिए ही आए हो। हमें सिर्फ एक काम पूरा करना है। अभी के लिए आप आराम करो। एक बार फिर से वहां शांति पसर गई, लेकिन तानी और कृष जानते थे कि ये सिर्फ
शुरुआत है। असली राज और असली खतरा अभी उनके सामने आना बाकी था।